हेलो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम आपको यूपीटीटी पेपर जो आपका 2013 में हुआ था, उसके गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। यदि आप भी यूपीटीटी 2026 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है, गणित पेपर में चाहे पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में मैथ में 30 के 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं, तो डेली शाम को आपको 8:30 बजे, ठीक है, विमलिस कोचिंग क्लासेस चैनल पे आपको एक मैथ की क्लास मिलती है। अगर इस क्लास को आप देखते गए तो डेफिनेटली चाहे मैथ आपका कितना भी वीक हो, आप 30 के 30 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। आज इस क्लास में हम आपको 2013 का पेपर कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2011 में जो पेपर हुआ था, उसके मैथ के 30 प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट हमने करा दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं चैनल पे। चलिए 2013 पेपर को देखते हैं, किस तरह के प्रश्न गणित के आए हुए थे। एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं यहाँ पे। चलिए, ये रहा आपके पास पहला प्रश्न। समीकरण 2 के पावर x प्लस 5, 2 के पावर x प्लस 5 प्लस 12 में x का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले स्मार्ट तरीके से हम लोग लगाएंगे, जो कि ऑप्शन से होगा। तो सबसे अच्छा तरीका होगा, इसको ऑप्शन से लगा लीजिए, जल्दी लग जाएगा क्वेश्चन जब भी इस तरह का प्रश्न आए। तो जहां पे यक्स है, तो यक्स का मान अगर हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग यक्स के जगह जो है पहले वाला ऑप्शन -1 रख करके देखेंगे। तो चलिए यक्स के जगह -1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देंगे, एक्स के जगह -1 प्लस 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 है, रहने दे सर, एक्स के जगह -1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 है। आगे चलते हैं। आपको पता है यहाँ पे माइनस है, ये हमारे पास क्या है, प्लस है। तो विपरीत चिन्ह होने पे घटा देते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे सर प्लस की माइनस, तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, बराबर इसी तरीके से ये 2 है तो 2 रहने दे रहे हैं, यहाँ पे है 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे देखिए कैसे लगाएंगे इसको यहाँ। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ है। यहाँ 2 के पावर 4 8 नहीं होगा, 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 4 टाइम। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना हमारा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, 16। इधर भी क्या आ गया, 4 प्लस 12 16, तो इधर भी 16 आपका आ गया, इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड आपका क्या हो गया, 16 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन में x का मान रखा हमने, दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर आप ऑप्शन से लगाएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। बाकी आप जो है कि इंडेक्स एंड सर्ट्स एक चैप्टर है, घातांक और करड़ी, उससे लगाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, स्मार्टली आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं मैथ का। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं कि यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का यहाँ पे हमसे मान पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अगर यहाँ पे x प्लस ए से भाग दिया जा रहा है तो इसको आप 0 दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए, इसको शेषफल प्रमेय के नियम से 0 दिखा दीजिए। तो यक्स इधर रहेगा, ये इधर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। यानी x के जगह क्या रख सकते हैं, माइनस ए रख सकते हैं। हम यही काम करेंगे, x के जगह माइनस ए रख लेंगे, इसमें जहां जहां पे यक्स है वहां पे माइनस ए रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है, प्लस क्या है, ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे x के जगह क्या रख लेंगे हम लोग, माइनस, एक्स के जगह माइनस ए रख लेते हैं, तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -2a, एक्स के जगह यहाँ पे इंटू माइनस ए रख लेंगे, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। और जो शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचता है, 4, इसी के बराबर दिखा देंगे। यहाँ पे क्या, इक्वल 4 हम दिखा देंगे। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा ही, ए के पावर 1 और ए के पावर 1, यानी कि अगर ये इनटू फॉर्म में है और पावर सेम होती है तो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर, यहाँ पे एक 3a स्क्वायर और एक ये 4 स्क्वायर, टोटल मिलके ये जो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। 4a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
4a² बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। इसलिए ये देखिए इधर 4 गुणे में है तो उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो a² बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे ही इसके ऊपर से ये 2 हटेगा तो करड़ी में बंद हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा रूट में 1। रूट में 1 है, कोई चीज होती है तो वो 2 बार होगी तभी बाहर निकलेगी, तो इसको 1 into 1 लिख सकते हैं, यानी जब बाहर आएगा तो +-1 हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस कहीं पे दिया है, हाँ सर इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, +-1 आपका ये हो जाएगा। तो ये शानदार प्रश्न था। कैसे लगाएंगे हम लोग, जिससे भाग दिया जाए पहले उसको 0 दिखा देंगे शेषफल प्रमेय के नियम से, उसके बाद जहां पे यक्स है वहां पे क्या रख लेंगे -a रख लेंगे, तो यक्स की जगह हम यहाँ पे क्या रख लिए -a रख लिए, और जितना शेष बचेगा उसको बराबर दिखा देंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू +-1 आ जाएगी। ये लीजिए एक और प्रश्न, बड़ा ही शानदार प्रश्न यूपीटीटी 2013 पेपर में पूछा गया। यहाँ पे प्रश्न है, क्या है प्रश्न आपको आ रहा है, देखिए क्या प्रश्न है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़िए, फिर उसमें से 50 को घटाइए, तब इसका मान क्या हो जाएगा। तो या तो आप क्या करिए कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो 1 से लेकर के 10 तक की जब संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा 55। क्या आएगा 55, ऐसे करके जोड़ेंगे, जब आप ऐसे करके जोड़ेंगे 10 तक तब ये 55 आएगा, 55 आ जाएगा। लेकिन इसके लिए फार्मूला है, यदि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना हो तो उनकी योगफल का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है योगफल का, योगफल का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2। चाहे आपको 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 20 तक, या 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं जोड़नी हो, उनके लिए एक फार्मूला होता है योगफल का, n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। यहाँ पे जो n होती है ये नंबर होती है, संख्या। बताइए 1 से लेकर के 10 तक में कितनी संख्या होंगी, 10 होंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 10 ब्रैकेट में +1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा गुणे 10 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 1 11/2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 11 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। जब आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तब 55 आ जाएगा। तो बताइए जब हम 1 से लेकर के 10 तक जोड़े तो यहाँ से कितना आ गया 55 आ गया, यहाँ पे क्या दिया -50, तो 55 में से 50 घटाएंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है 5, यहाँ पे देखिए, हाँ सर बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा 5। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यूपीटीटी का एक और प्रश्न। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे लगाएंगे समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दे, हाँ यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यह जो प्रश्न आपका है माध्य से पूछा गया है। कह रहा है कि 94 नंबर का प्रश्न है कि यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो माध्य होता है ये कैसे निकाला जाता है। तो माध्य का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल संख्याओं का योग या कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये जो है फार्मूला होता है आपका माध्य निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग माध्य ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक आपका कितने पद हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो नीचे पदों की संख्या होती है तो नीचे हम लोग क्या रख लेंगे 5 रख लेंगे, अपान ऊपर। ऊपर क्या करते हैं कुल पदों को जोड़ते हैं, योग करते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x+3 है, लिख लेते हैं x, x+3 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे x+5 है, x+7 है, x+5, x+7 और प्लस x+10 है, सबको जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए यक्स कितनी बार है, यक्स कितने टाइम्स आया, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, कितने यक्स हो जाएंगे 5 यक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एक्स हो जाएंगे। अब संख्याओं को जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 7 15, देखिए 3 और 5 8, और 8 और 7 15, 15 10 यहाँ पे 25, कितना हो गया 25 बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज प्रश्न में कहा है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो प्रेक्षण है, इनका जो माध्य है वो 9 है, तो जहां पे माध्य है उसके नीचे 9 लिख लेंगे, क्योंकि दिया है प्रश्न में, यहाँ पे 9 लिखते आएंगे। आपको पता है ये 5 इधर भागे में है, अगर ये 5 इधर भागे में है तो इस साइड आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 बराबर 5x + 25 हो जाएगा।
प्लस 25 को इधर लाएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 5x हो जाएगा। 45 में से 25 रुपए घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 5x। 5 इधर ये गुणे में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 20/5 कट जाएगा यानी 4। x की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे 4 आ गई, यानी जो x का मान है वो हमारा 4 आ गया है। कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे x के जगह हम लोग रख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 पहला प्रेक्षण। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 रखेंगे तो 7 4 11, और यहाँ पे रखेंगे तो 10 और 4 14 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमसे कुछ और पूछा है, कह रहा है कि जो अंतिम 3 प्रेक्षण है, जो अंतिम के हैं उनका माध्य बताइए। तो अंतिम 3 कौन है, जो अंत से 3 है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन्हीं का माध्य पूछ रहा है। तो माध्य निकालने का तरीका है सर कि सबसे पहले सबको जोड़ लीजिए और नीचे जितने रहते हैं उससे भाग दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इन्हीं तीनों का पूछ रहा है ना, तो 14 11 और 9 20 और 20 और 10 30 और 4 34 ऊपर जोड़ लिए, तीनों को जोड़ लिए, और कितने हैं संख्या में 3, क्योंकि नीचे संख्या होती है। अब 3 का भाग दे लेंगे तो 34 में 3 का को भाग दे लेना है। तो चलिए 34 में 3 का भाग दे लेते हैं। 3 एकम 3 हो गया, कट गया, यहाँ पे 4 को उतार लेंगे, फिर 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, जो नीचे शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो जो 34/3 था उसको हम लोग ये लिख सकते हैं 11 सही 1/3। किसी ऑप्शन में है देखिए यहाँ पे 11 सही 1/3। हाँ सर, इस वाले ऑप्शन में दिया गया है 11 सही 1/3, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न ये देखते हैं, 2013 में आता है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझते चलिए। अगर आप सच में यूपीटीटी में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं मैथ में, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। प्रश्न है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विविभाजित करते हैं तो यह है, यानी वह कौन सा चतुर्भुज है जिसके जो विकर्ण है या हाइपोटेनस वो जो है आपकी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आयत है, पतंग है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा समचतुर्भुज। ऐसा क्यों, देखिए। अब आप कहेंगे सर समचतुर्भुज कैसा दिखता है, तो आप वर्ग दिखे होंगे, वर्ग वर्ग, हाँ सर वर्ग दिखे हैं। वर्ग जो होता है ये वर्ग है, और वर्ग को ही थोड़ा सा अगर तिरछा कर देंगे, हल्का सा तिरछा कर देंगे, जैसे ये वर्ग पड़ा हुआ है, हवा का झोंका आया और हल्का सा ऐसे तिरछा हो गया, तो वही आपका समचतुर्भुज हो जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये समचतुर्भुज हो जाएगा। ये हमारा है समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है। लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, और जो वर्ग एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है, यहाँ पे देखिएगा, समचतुर्भुज में इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, हाँ सर बराबर होती है। लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को समकोण पर किस पे 90 डिग्री पे जो है कि समद्विभाजित करते हैं। ये समचतुर्भुज में भी होता है आपका है, वर्ग में तो होता ही है लेकिन समचतुर्भुज में भी ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया बड़ा ही शानदार प्रश्न पूछा गया। पूछा है कि कार्तीय तल में बिंदु -2, -3 उसके किस पाद में स्थित है। मतलब ये जो दोनों ऋणात्मक है ये किस पाद में स्थित है आपको बताना है। तो इसके लिए आपको चतुर्थांश का नियम समझना होगा। आइए समझते हैं इस प्रश्न के लिए। एक एक प्रश्न को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लास में बने रहिए। अगर आप क्लास करके छोड़ करके चले गए तो आपको पता है ये पेपर मैं आपको करा रहा हूँ 2013 का, आपको पता चलेगा कि किस तरह के पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीटीटी मैथ पेपर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है -2 का मान, पहले चतुर्थांश समझते हैं। ये देखिए आपका चतुर्थांश है, प्लस का ऐसे आप साइन बनाते हैं तो ये चतुर्थांश यहाँ पे हो जाए। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय हो जाएगा, ये आपका तृतीय है, और ये आपका चतुर्थ है। क्या है, चतुर्थ है। यहाँ पे समझेंगे। यहां से जब आप आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ, तो यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा इधर आपका प्लस होगा, +1 +2 +3 +4 होगा। जब आप पीछे आएंगे तो माइनस होगा,
-1, -2, -3, -4। सेम इसी तरीके से जब ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, यहाँ पे +1, +2, +3, यहाँ पे +4, और जब नीचे आएंगे तो माइनस होगा, -1, -2, -3, -4, ऐसे चलता रहेगा। आप लोग एक चीज यहाँ पे बताएंगे कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इस किससे किससे बना है? इस वाली लाइन से बना है और इस वाली लाइन से बना है। बना है कि नहीं? हाँ सर बना है। इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से बना है। तो इधर भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है, इसका मतलब इसमें दोनों प्लस हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? हाँ सर दोनों प्लस हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, जब इसमें आएंगे तो ये वाला चतुर्थांश ऊपर वाले से बना है, यानी प्लस हो जाएगा, और इधर क्या है आपका नीचे वाला माइनस, तो इसमें प्लस और माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये जो तृतीय चतुर्थांश है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से बना है। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे माइनस है, और ये वाली जो लाइन है यहाँ पे भी माइनस है, तो इस वाले में दोनों माइनस हो जाएंगे। ये जो चतुर्थांश है, इससे बना है और इससे बना है, यानी यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस, दूसरे में प्लस माइनस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे वाले में प्लस माइनस होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे दो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस है, इसका मतलब तृतीय वाले में तो ये होगा, यहाँ पे -2 मिल जाएगा आपको, यहाँ पे -3 मिल जाएगा, यहीं पे आपको बनेगा ये, और ये माइनस माइनस को शो करेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, तृतीय। ठीक है। हाँ, एक और प्रश्न आते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपका गलत नहीं होगा। देखिए, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे उसको हम लोग लगा लेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, कितना? 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार द्वारा तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा कुल कितनी है? तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप मान लीजिए उसकी जो कुल यात्रा है, एक यूनिट में मान लिया करिए, एक है। कितनी है? एक है। टोटल उसकी जो यात्रा है, यात्रा आप कितने मान लीजिए? आपकी एक मान लेना है, आपको एक मान लेना है। अब चलिए, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे लगाते हैं। करे एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, तो यात्रा कितनी है? एक है, और इसका 2/5वां भाग किससे? ट्रेन से। ट्रेन से कितना चल रहा है? यात्रा, यात्रा कितनी है? एक। यात्रा यहाँ पे कितनी है? एक का मतलब होता है गुणा, इंटू 2/5वां का मतलब 2/5। तो यहाँ पे 1 इंटू 2/5, यानी कि 2/5 किससे चला? उसने ट्रेन से चला। सेम वही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है, भाग ट्रेन से, और 1/3 बस द्वारा। तो बस से कितना चल रहा है? 1/3। तो 1/3 कैसे लिखेंगे? 1/3। ये बस से चल रहा है यहाँ पे। कह रहा है 1/4 कार द्वारा, तो लिख लीजिए यहाँ पे कार से कितना चल रहा है? 1/4। तो 1/4 ये 1/4 हो जाएगा। ट्रेन से 2/5वां, बस से 1/3, कार से 1/4। कह रहा है कि तथा शेष 3 किलोमीटर, जो बचा 3 किलोमीटर है, वो पैदल चल रहा है। तो आप पहले एक चीज ये देख लीजिए कि ट्रेन से कितना चला यहाँ पे? ट्रेन से 2/5। बस से कितना चला यहाँ पे? बस से सर चला 1/3। कार से कितना यहाँ पे चला? कार से सर चला 1/4। ठीक है, तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को आपको जोड़ लेना होगा। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 5 और 4 का एलसीएम नहीं आ रहा है, तो 3, 5 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसे एलसीएम निकालते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 दूना 4। 2 से कैंसिल करेंगे 3, 5, यहाँ पे 1। 3 से कैंसिल करेंगे 1, यहाँ पे 5। 5 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 1, 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। 60 कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका। तो 5 का इसमें भाग देते हैं, नियम है, इसका इसमें भाग देते हैं। तो 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, और ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस 3 का 60 में भाग दीजिए, तो कहेंगे सर 20 60 होता है, और जो 20 होगा उसका 1 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। प्लस 4 का भाग 60 में देंगे तो 15 बार होगा। ठीक है, 15 चौको 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 आपका हो जाएगा। जोड़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 24 और 20, 44, और 44 और 15 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 4 9, और 4 1 5, 59। यानी हमारा यहाँ से आ गया 59/60। यानी जो ये 59/60 है, उसने कुल मिलाकर के ट्रेन, बस और कार से इतनी यात्रा तय की है। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल यात्रा उसकी एक है, और उसने ट्रेन, बस और कार से मिला के 59/60 की यात्रा की है, तो शेष कितना यात्रा की? तो आपको घटाना होगा। क्या होगा? घटाना करना पड़ेगा। तो यहाँ एक में से शेष निकालने के लिए
शेष निकालने के लिए आपको 1 में से 59/60 को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम फिर ले लेंगे हम लोग, तो 1 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 एकम 60 माइनस यहाँ पे 59 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/60 यानी जो उसकी शेष यात्रा है कितनी है, 1/60 है। शेष यात्रा कितनी है, 1/60 है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि शेष यात्रा जो है 3 किलोमीटर है, तो जो ये भी शेष है और ये भी शेष है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो 1/60 बराबर कर लेंगे, 1/60 बराबर 3 कर लेंगे। तो आपको पता है 1/60 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। ये इधर भागे में है ना, ये 60 इधर भागे में, तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 60, यानी हो जाएगा 180 किलोमीटर। उसकी पूरी यात्रा कितनी आपने मानी थी, 1 मानी थी यूनिट में, लेकिन कितनी आ गई यहाँ से, 1 का मान 180 किलोमीटर आ गया। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इस तरह से 180 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, यूपीटीटी का एक और प्रश्न आपके पास, शानदार और बेहतरीन प्रश्न। देखिए, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। तो बहुत ही बेसिक तरीके से इसको लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका मान दिया और यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप एक काम करेंगे, जो वैल्यू दी गई रहती है उसका आप लोग स्क्वायर कर लिया करिए। कहेंगे सर क्यों स्क्वायर करेंगे, क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि इसका मान पूछ रहा है। अगर यहाँ पे क्यूब पूछता, घन, तो अब इसका घन कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्न का लगाने का यही तरीका है। जो ये वैल्यू दी गई रहती है, अब क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है, स्क्वायर। तो चलिए वर्ग करेंगे इसका, तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आप फार्मूला पढ़े होंगे, हाँ सर पढ़े हैं। इसको अगर हम a मान लें, इसको क्या मान लें, b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो सेम यही कंडीशन, a की जगह x माने है तो x का स्क्वायर हो गया, फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, b का स्क्वायर, तो b कितना हमारे पास है, 1/x है, तो 1/x का स्क्वायर प्लस फार्मूले में 2 होता है तो 2 लिखेंगे, इंटू a का मान यहाँ पे x रखेंगे, इंटू 1/x बराबर 25 हो जाएगा। चलिए x से x कट जाएगा, ठीक है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x से x तो कट गया, यहाँ पे सिर्फ बचा 2, तो प्लस 2 बराबर 25 हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2 इधर है, उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, 25 माइनस 2 यानी हमारा हो जाएगा 23। देखिए इसी का तो आंसर पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था, आ गया हमारा 23 आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसका स्क्वायर कर लिया करिएगा। क्यूब पूछता है तो हम लोग इसका क्यूब कर लेते, इसको ऐसे लगा लेंगे। चलिए ये वाला प्रश्न है, देखिए इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा गुणनखंड है, अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला पढ़े हैं, हाँ सर। ये होता है एक फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अगर बताइए हमको, अगर x की जगह a मान लें और y की जगह हम b मान लें, तो ये भी तो बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह क्या रख सकते हैं, a की जगह x रख सकते हैं, तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b की जगह क्या रख सकते हैं, y, तो y का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 रखेंगे, इंटू a की जगह यहाँ पे x रख सकते हैं, इंटू b की जगह y, ब्रैकेट में a प्लस सॉरी ब्रैकेट में x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको हमने ये लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में है एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब देखिए इसको लगा लेते हैं, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस यहाँ पे 3xy हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करिए, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। आपको पता है जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन को बदल देगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ सर। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स क्यूब है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है कि नहीं, हाँ सर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
इसी तरीके से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3xy ब्रैकेट में x प्लस y बचेगा। तो कह रहा है कि इसका गुणनखंड है एक, तो इसका देखिए दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक 3x प्लस वाई हो जाएगा और एक x प्लस वाई हो जाएगा, इसके दो गुणनखंड यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी ऑप्शन में है इन दोनों में से कोई? हाँ सर, एक है यहाँ पे, देखिए 3x प्लस वाई, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसको लगा लेंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और शानदार प्रश्न है, और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। देखिए प्रश्न हमारे पास है कि एक यन भुजा वाले बहुभुज के किसी सिर से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। ये तो फार्मूला ही पूछ लिया कि अगर कोई यन भुजा वाला बहुभुज है, वो तो किसी सिर से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या निकालने का क्या फार्मूला होता है। इन चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो हम आपको बता दें, अगर कोई भी बहुभुज है, उसके सिर से विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, ये होता है n ब्रैकेट में n-3/2 होता है। आप याद रखिएगा कितना, n-3/2 होता है इसका सही फार्मूला। राइट आंसर आपका हो जाए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या है, एक आपका ये त्रिभुज है, ये क्या है आपका, ये वर्ग है, ये आपका क्या है, आयत है, ये सभी बहुभुज आपके कहलाएंगे। अगर इनमें विकर्णों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, विकर्णों की संख्या। मान लीजिए वर्ग है, और इसमें आप कहेंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि सर बहुभुज क्या होता है। वही जो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, इसी को बहुभुज कहा जाता है। अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो उसका एक फार्मूला होता है n-3/2। तो जैसे इसे समझिए, ये वर्ग है और इसमें बताना है कि कितने विकर्ण होंगे, विकर्णों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप ये बताइए, इस वाले वर्ग में कितनी भुजा है। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 भुजा है, तो यन का मान वहां रख दीजिए, देखिए विकर्ण पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ब्रैकेट में, 4 माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 2, तो बराबर 4 गुणे 4 में से 3 जाएगा 1 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कितने, 2। इसमें कितने विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अब आपको पता करना है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। थोड़ा सर बताइए तो, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 1 2 3। तो चलिए उसमें रख लीजिए 3 यन का मान, तो यन का मान यहाँ पे 3 रख लेंगे, तो 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 3 और बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 में से 3 जाए 0 बटे 2, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 बटे 2, यानी आ जाएगा 0। यानी त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। ये बता रहा है फार्मूला कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो कोई भी बहुभुज हो, आप उसमें विकर्ण ज्ञात करना है तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है अगले पार्ट में देखेंगे, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। डेली शाम को 8:30 बजे 8:30 के आसपास मैथ की आपको क्लास मिलती है। आप जरूर मैथ में अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं 30 में 30, तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाइए और इस क्लास को आप देख सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।